चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक जर्नी होती है, लंबी, इंटेंस और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो विजन के साथ पेशेंस भी रखते हैं। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसे विजनरी है जो सिर्फ सीए नहीं बने बल्कि इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट भी किए इन फाइनेंस, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। Yes, I'm talking about CA Atul Gupta, who is a board member of International Federation of Accountants, chairman of GST committee at Federation of Indian Industry and past president of ICAI. International Accountants के ग्रुप में अपना एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना, जो हमारी ये बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जी, ये करीबन 135 कंट्रीज की बॉडी है और इसमें 22 बोर्ड मेंबर होते हैं। सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है लेकिन बहुत जल्दी बनना है। आज 5 साल दे दीजिए, उसके बाद अगले 50 साल यू विल बी एबल टू एंजॉय द लाइफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या स्किल सेट आज की डेट में होने चाहिए? नंबर 1, अपने आप को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। अब आप कुछ करना चाहते थे और शायद कुछ नहीं हो पाया, उस टाइम पे तो एजुकेशन मिल जाए, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो इसलिए उस टाइम पे ना ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस या इच्छाएं नहीं हुआ करती थी। कोई और फ्रेंड्स रहे हो जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया हो? एक होता ना आपस में होड़ होती है कि कौन फर्स्ट आएगा क्लास में, तो हम लोग जो है वो उस तरह की उसमें रहते थे कि 4-5 दोस्त मिलके पढ़ते थे। इस एपिसोड में हम करेंगे डीप डाइव ऑन क्या सीए प्रोफेशन जेन जी के लिए अभी भी रेलेवेंट है, एआई फ्यूचर अकाउंटेंट्स पर क्या असर डाल रहा है, ईएसजी सिर्फ कंप्लायंस या इंडिया का नेक्स्ट बिग ग्रोथ लीवर, जीएसटी अब तक की जर्नी और एक रिफॉर्म जो सब कुछ बदल सकता है। तो अगर आप पेरेंट हैं या नॉलेज सीकर हैं या सीए स्टूडेंट हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं या बनना चाहते हैं एक पॉलिसी मेकर, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इतना आसान नहीं, बट जहाँ चाहा है वहीं रहा है। सो वेलकम अतुल जी, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर विद मी। तो आप बताइए कि आप इतने बड़े मुकाम पे आज पहुँच चुके हैं जहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स के ग्रुप में अपना एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कुछ चैलेंज आया होगा आपके लिए या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जो हमारी ये बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जी, ये करीबन 135 कंट्रीज की बॉडी है और इसमें 22 बोर्ड मेंबर होते हैं। सो यू एक्चुअली नॉट रिप्रेजेंट ओनली द कंट्री बट आल्सो मेनी टाइम्स योर कॉन्टिनेंट एज वेल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बिहाइंड कि आप जो है वो पहले सीए करते हैं, फिर सीए करने के बाद कभी ऐसा विजन बनाते हैं कि आप आईसीआई के किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और फिर ग्रेजुअली आप जो है वो आईफेक की एक जर्नी तक जाते हैं। सो देयर इज अ लॉन्ग जर्नी व्हिच आई पास थ्रू एंड सो इट्स ग्रेट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ द आईफेक। राइट। आजकल की जेन जी जो है उनमें पेशेंस थोड़ा कम रहता है, सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है लेकिन बहुत जल्दी बनना है, तो अभी ये सवाल आता है उनके दिमाग में कि ये करियर वर्थ है या नहीं है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं बोलूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, क्योंकि हम सब लोग जो है वो आज का तो फिर भी जेनजी है, हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर चुकी है, हम लोग आज 3rd और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन एक टाइम था कि जब इस तरह की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी और मैं उस पर्टिकुलर जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। तो आप अगर देखें तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों के सामने, क्योंकि हम हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, स्ट्रगल हुआ और उस स्ट्रगल के बाद जिस तरीके से प्रोफेशन ने, इस डिग्री ने मुझे सपोर्ट किया, एक रिकॉग्निशन दी, या आप ये कहें कि हम हर तरीके से फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, तो मैं तो ये कहूँगा कि आई ओ एवरीथिंग विद दिस काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन ओनली। अब अगर हम जेन जी की बात करें तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो है वो कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम जल्दी हमें ग्रोथ चाहिए, जल्दी हमें तरक्की चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती है तो आप उस केस के अंदर जो है वो तरक्की करने के बावजूद भी जो है वो आप स्लिपरी विकेट पे होते हैं, थोड़ा सा भी चैलेंज आया तो आप डगमगा जाते हैं। तो अगर मेरा यही कहना होगा कि अगर हमारे फाउंडेशन मजबूत है, हमने एक अच्छी क्वालिफिकेशन अचीव करी हुई है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो 100 से ज्यादा कंट्रीज में अपने आप को रिकॉग्नाइज करा चुके हैं, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज रहती है,
तो थोड़ा समय जरूर लगता है, जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे भी कि आपको लाइफ में शुरू में आसानी मिली तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपने शुरुआत में अगर संघर्ष किया तो लाइफ आगे की इजी रहती है। सो मैं तो इवन हर एक बच्चे को ये बोलता हूँ, आज 5 साल दे दीजिए, उसके बाद अगले 50 साल यू विल बी एबल टू एंजॉय द लाइफ, यू विल गेट अ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग यू विल बी देयर। और आज अगर आपको जल्दी है तो देन देयर मे बी अ स्ट्रगल इन द टाइम्स टू कम। सो आप जब इंडियन ये जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के, आप इतनी बड़ी संस्था के रह चुके हैं प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से 2020-2021 के, तो आपका वहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंजेस आए थे स्टूडेंट्स को लेके, या मतलब ओवरऑल पॉलिसीज में कुछ लेके? देखिए क्या होता है कि हम लोग ना जब भी कोई प्रेसिडेंट बनते हैं तो एक जर्नी होती है। तो मैं करीबन 2006 से मैं आईसीआई के इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो पहले मैं रीजन को रिप्रेजेंट करता था, मैं वहाँ पे चेयरमैन बना, फिर हम सेंट्रल बोर्ड में आए जिसे हम सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं, फिर फाइनली मैं प्रेसिडेंट बना 2020-21 तक, 2021 में। तो आप समझिए कि 2006 से लेकर आप 14 ईयर्स तक आपको अच्छे से ट्रेंड हो चुके हो आप। तो अल्टीमेटली आपको चैलेंजेस भी पता है, उन चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करना है। लेकिन जो स्पेशल चैलेंज जब 2020-21 में मैं बना, तो उस साल वो स्पेशल चैलेंज क्या हुआ कि कोविड उसी साल जो है वो आया। तो मैं फरवरी में प्रेसिडेंट बना और मार्च में कोविड के वजह से लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई। हमारे सामने एक तो होता है कि प्रोफेशन को चलाना है, मेंबर्स को और बच्चों को फैसिलिटी देनी है, और दूसरा होता है कि एग्जाम। तो एग्जाम हम लोग जो है वो हर महीने 6 महीने में करते हैं, मई में और नवंबर में, एंड इवन वी हैव टू कैंसिल द मे एग्जाम। सो नाउ इन द नवंबर एग्जाम वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एज ए प्रेसिडेंट, और हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली कराया। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल चैलेंजेस व्हिच वी आर सपोज टू हैंडल, एग्जाम कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हमारे करीबन 500-600 सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, 8 कंट्रीज में हमारे सेंटर्स होते हैं अलग अलग, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से बाहर मूवमेंट भी अलाउड नहीं थी, तो वी इंक्रीज अवर सेंटर फ्रॉम 500 to 1000 सेंटर। और इवन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पोर्ट ब्लेयर में एक ही बच्चा था जिसके लिए हमने सेंटर बनाया, युगांडा में 2 बच्चे थे जिनके लिए हमने सेंटर बनाया, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मतलब आप बोले तो कश्मीर में हम लोगों ने काफी सेंटर्स बनाए। तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर बनाएंगे ताकि बच्चे को ट्रेवल ना करना पड़े और बच्चे को वो फैसिलिटी वहीं पर ही मिल जाए। सो देयर वाज अ ह्यूज चैलेंज टू मैनेज द थिंग्स कि आपको कोविड के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं, एट द सेम टाइम आप एग्जाम भी कराना चाहते हैं क्योंकि बच्चे सफर कर रहे हैं। सो आईसीआई वाज द ओनली वन बॉडी व्हिच कुड कंडक्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये होता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे नॉर्मल चैलेंजेस होते हैं जिनके लिए आप पहले से ट्रेंड हो, तो चाहे वो हम बच्चों को नई फैसिलिटीज देना है, आईटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है, हमारे मेंबर जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे उनकी कंटिन्यू इन प्रोफेशनल एजुकेशन, उनको लगातार स्किल अपग्रेड करना है, तो वो सारे काम हम लोगों ने मैनेज किए थ्रू टेक्नोलॉजी। बट दिस वाज अ बिगेस्ट चैलेंज व्हिच आई फेस्ड, बट सक्सेसफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी हम लोगों ने वो एग्जाम कराया। सर, स्किल सेट की जब हम बात करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या स्किल सेट आज की डेट में होने चाहिए आपके हिसाब से? मेरा ये मानना है कि 3-4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स को, सिस्टर्स को करनी चाहिए। नंबर 1, अपने आप को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। अभी क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ब्लॉकचेन आती है, तो ये हमारे जो रूटीन और रिपीटेटिव थिंग्स हैं इनको धीरे धीरे करके वो सिस्टम्स को आउटसोर्स हो जाती है। ये काम ऐसा होता है कि जो सिस्टम ही करने लगता है और आपकी इसमें जरूरत नहीं रहती है। आपकी जरूरत क्या रहती है? जहां पर एनालिटिकल स्किल चाहिए, जहां पर स्केप्टिज्म चाहिए, तो हम लोग अगर अपने आप को, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए वो चैलेंज नहीं होगा, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी टू मेक मोर बेनिफिशियल रादर देन अ चैलेंज फॉर यू। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी जो है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारे प्रोफेशन के अंदर लगातार, जैसे अब जीएसटी नया लॉ आया, काफी सारा लिटिगेशन है, तो हाउ यू कैन ड्राफ्ट अ गुड अपील, हाउ टू ड्राफ्ट द गुड लिटिगेशन, हाउ टू हैंडल द लिटिगेशन प्रॉपर्ली, तो दैट इज समथिंग आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे मेंबर को सीखना चाहिए। 2 नए एरियाज जो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस प्रोफेशन के लिए अपने आप में सनशाइन सेक्टर बनेंगे। एक है एनवायरनमेंट, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, ESG। तो सस्टेनेबिलिटी को कैसे रिपोर्ट करना है, नेट जीरो कैसे अचीव करना है, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, एक कंपनी को मान लीजिए इम्पैक्ट फाइनेंसिंग देखनी है, उसको एक्सेस टू कैपिटल करना है, तो ये सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो इसके ऊपर अगर काम करे। और दूसरा है इंटरनेशनल
ट्रांजेक्शंस, क्योंकि अभी हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां से आ रही है, जा रही है, ह्यूज एनआरआई बेस है। अभी जो है वो नए टैक्स रिजीम के अंदर बहुत सारे प्रोविजन भी बनाए गए हैं कि एनआरआई अगर इन्वेस्टमेंट भेजता है, पैसा भेजता है, आता है, जाता है, तो उस पर टैक्सेशन कैसे होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ताना बाना जो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर फ्यूचर है। सो ये EFT जो हमने अभी आपने हमको बताया, ये थोड़ा सा आई थिंक अभी काफ़ी नया है लोगों के लिए। सो इस पे सर आप थोड़ा और कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे कि इसका आगे क्या स्कोप है, कंपनीज इसको किस तरह से ले रही है, फिर इसका भी कुछ ऑडिट का सिस्टम है या नहीं है, तो उसके बारे में कुछ। देखिए, अगर हम ESG की बात करें तो ESG में 3 वर्ड्स हैं, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। इन्वायरमेंट का मतलब है कि आप अगर कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, आप कोई भी, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या ट्रेडिंग है, तो आप कुछ ना कुछ जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे कार्बन एमिशंस होते हैं। अब हमारे को, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटी का पार्ट हैं, हम सब लोगों ने अपने आप को नेट जीरो करना है एज ए कंट्री। तो जब कंट्री कैसे करेगी, हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, हर एक कंपनी को करना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी को एक तय सीमा के अंदर अपने आप को नेट जीरो करना है, मीनिंग देयर बाय कि वो प्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो कार्बन एमिशन करने के लिए कहेगा मैं प्रोडक्शन बंद कर दूं। तो वो प्रोडक्शन तो करेगा, लेकिन उस प्रोडक्शन को ऑफसेट, जो कार्बन उसने एमिशन हुआ उस प्रोडक्शन से, उस कार्बन की जो एमिशन हुआ उसको ऑफसेट करना है पॉजिटिव कामों से। जैसे एग्जांपल की बात है कि वो बोलेगा मैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा जो सोलर से डेवलप होगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी रादर देन वो थर्मल होगी। फिर मैं कुछ प्लांटेशंस कर दूंगा, कुछ मैं सोलर प्लांट लगा दूंगा। तो मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे नेट जीरो अचीव करना है। तो उस नेट जीरो की जर्नी के अंदर जो है वो प्रोफेशनल्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर क्या फायदा होता है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आज की तारीख में जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, वो कहती है कि मैं उन्हीं कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं जहां पर सस्टेनेबिलिटी है, जहां पर इन्वायरमेंटल अल्टीमेटली आप नेट जीरो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन तभी सस्टेनेबल है। तो आपको ये भी देखना होगा कि क्योंकि अल्टीमेटली अदरवाइज आपको कैपिटल का एक्सेस ही नहीं रहेगा, तो इसलिए वो भी एक अपने आप में पॉइंट होता है। फिर दूसरा है S, दैट इज सोशल, जहां पर आपके एम्प्लॉई और आपकी सोसाइटी आपकी प्रोडक्शन से, आपकी एक्टिविटी से प्रभावित होती है। तो वो आप कैसे बेटर वो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और फाइनली द गवर्नेंस, जो हमारा G है, दो पुराना एक टॉपिक है कि हमारा जो है वो ओवरऑल गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कितना मजबूत है टू मेक इट सस्टेनेबल। तो अल्टीमेटली मैं बोलूं तो E, S और G तीनों मिला के हमारे सामने बहुत सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज डेवलप करते हैं, जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्रीज को, डिपार्टमेंट को, स्टेट्स को, इंडिविजुअल्स को हम लोग जो है वो असिस्ट कर सकते हैं। अतुल जी, जब आप रहे थे अपने टाइम में स्टूडेंट, तो कुछ ऐसी चीजें अभी आप याद कर सकते हैं अपने टाइम में जो तब आप कुछ करना चाहते थे और शायद कुछ नहीं हो पाया? एक्चुअली में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जी। और एक होता ना कि स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। उस टाइम पे तो एजुकेशन मिल जाए, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा। मैं अभी अपने बच्चों को बता रहा था कि हमारी फीस होती थी 1 रुपया 20 पैसे, 1 रुपया 15 पैसे फीस हुआ करती थी। तो इसलिए उस टाइम पे ना ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस या इच्छाएं नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले फैमिली को ध्यान में रखते हुए ये होता था कि करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको कुछ बन जाना है। तो अपने को, हम लोगों का फोकस भी उसी चीज पे ही रहता था कि हम लोग किसी तरीके से अधिक मेहनत करें और कुछ बन जाएं, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपना करियर बना पाएं। तो मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं मानता कि मैं कुछ इस तरह का कि जो अपने मन में रहा हो कि हम अचीव नहीं कर पाए या कुछ ऐसा था। सो प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरह से आगे, मतलब किस तरह से बढ़े, आपने किस तरह की हेल्प ली? एक्चुअली मैं जैसे हम लोग जो है ना, मेरे एल्डर ब्रदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा। तो वो मेरे लिए मेंटर भी हैं। तो उन्होंने ही मुझे प्रैक्टिकली गाइड किया कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कोर्स किया हुआ है। तो उसके बाद जो है मैंने बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी कोर्स ज्वाइन किया। सो ही सपोर्टेड मी, ही गाइडेड मी। बाकी तो क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम होता है, फ्रेंड्स का, सर्कल का। सो एवरीबडी सपोर्टेड मी कि आपको इस तरीके से इस चीज को करना चाहिए। कोई और फ्रेंड्स रहे हो जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया हो आपके करियर में? मैं ये कहूंगा कि हम लोग जो है वो कुछ स्कूलिंग फ्रेंड्स थे। अच्छा। जिनके साथ हमने मिलकर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी। वो लोग मोरलेस सभी लोग आज सिविल सर्वेंट हैं। अच्छा। तो हम लोग इकट्ठे ही पढ़ा करते थे। तो एक होता है ना, आपस में होड़ होती है कि कौन फर्स्ट आएगा क्लास में।
तो हम लोग जो है वो उस तरह की उसमें रहते थे कि 4-5 दोस्त मिलके पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि हम लोग आपस में ही कि बेटर परफॉर्म करें। सो उसी एक प्रक्रिया में आप बनते चले जाते हैं, मेरा ये मानना है। तो कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो वो उस तरह का हमारा एक संगत थी कि सब लोग जो है वो बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, ऑल स्टूडियस। तो आपकी हॉबीज क्या क्या रही? कुछ ऐसा हॉबीज? छोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, ये 2 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मैं ज्यादा, ऐसा तो खेल तो हम सब कुछ लेते हैं क्योंकि हम जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं वो जनरेशन सब कुछ खेल लेती है। आजकल होता है कि बच्चे को यही खेलना है या उस तरीके से, तो पर यह है कि बैडमिंटन एंड क्रिकेट वाज माय मोर पैशन। सो वो अभी भी आप फॉलो करते हैं या? थोड़ा बहुत, जितना हो पाता है, जितना भी मौका मिलता है। तो रिलैक्स कैसे करते हैं? आपका जो ऑब्वियसली इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है और प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती है जी। मतलब देखिए क्या होता है, वर्क प्रेशर जो अगर आप बहुत सिस्टमेटिक हैं, वेल प्लान्ड हैं, स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, तो मेरा ये मानना होता है कि फिर प्रेशर नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है कि एंग्जाइटी होती है। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, झगड़ा अधिक का है। When you are looking for more and more, you are more ambitious. True. So if you are satisfied person, you are aware that okay, the things will come gradually. आप जिस जनरेशन से जहां से आए हैं वहां तक आप ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, तो एक तो स्ट्रेस होता नहीं है, और दूसरी बात है अगर आप वेल प्लान्ड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, वेल डिजाइंड हैं, आप स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, आपको पता है कि टाइम पे कौन सा काम कब करना है, तो आपको फिर वैसे ही स्ट्रेस नहीं आता है। फाइनली जो है वो फैमिली, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। ग्रेट। सो दैट्स लाइक कंप्लीट वर्क लाइफ बैलेंस आप कोशिश करते हैं। ओके। तो घर में कभी डिमांड ज्यादा होती है कि टाइम कम दे रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो मैं वही बताया आपको कि वेल प्लान्ड है। ओके। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। तो शिकायत का कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात। और आपके बच्चे वो भी? हाँ, सब अभी तो छोटे हैं। भतीजा है मेरा, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। राइट। तो वो इज अ वेरी डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो अब सारा देख रहे होते हैं। साथ में मेरे जो किड्स हैं वो भी जो है वो भी एजुकेशन स्कूल्स में हैं। तो नाउ दे आर कौन सी क्लास में है अभी? अभी 8th क्लास में। ओह, अभी तो बहुत छोटे हैं। हाँ, तो आगे वो भी पापा का ही लाइन फॉलो करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को हम फ्री छोड़ते हैं कि जो उनको अच्छा लगे। ओके। तो एक कोडिंग, एक आईटी साइड में जाना चाह रहा है, दूसरे का मन, बिटिया का मन मेरा आर्मी में या आईपीएस बनने का है, तो उसके हिसाब से वो शी इज प्रिपेयरिंग। नाइस। एंड आपकी वाइफ? She is a housewife now. अच्छा। Earlier she was working in a company. वो पूरा अकाउंटेंसी घर का पूरा संभालती है। ग्रेट। तो सर अभी हम आते हैं कुछ जीएसटी के बात पे, सिंस आप तो महाज्ञानी हैं और आप ही सारा चला रहे हैं उसका। सो आपके हिसाब से जीएसटी का जो बना था हमारा, ये अच्छा हुआ या थोड़ा सा, मतलब? मेरा ये मानना है कि जीएसटी जो है ना वो एक ब्लेसिंग्स है जी। इंडिया के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी ट्रेड के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जी जब हम पहले जीएसटी से पहले देखें तो करीबन 17 डिफरेंट लॉज थे सेंटर और स्टेट लेवल पे। हर एक का अपना अपना प्रोसीजर है, हर एक का अपना अपना रूल्स हैं। आप अगर 17 स्टेट्स में डील कर रहे हो तो 15 स्टेट्स में डील कर रहे हो तो आपको 15 VAT हैंडल करने हैं। ठीक है, तो ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये टैक्स। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि बिजनेसमैन का जो 90% फोकस होता था वो ये कंप्लायंस साइड में ही रहता था। बड़ी टीम चाहिए होती थी, उनको ट्रेन करना है। लेकिन अब क्या हो गया कि चाहे मुझे रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट में अलग अलग लेना है, लेकिन फिर भी क्या है कि प्रोसीजर सेम है, रूल सेम है, आपके डेफिनेशन सेम है। अगर आपकी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो टैक्स लगना है या थ्रेशोल्ड है तो वो कॉमन है पूरी कंट्री में। तो उस वजह से, और साथ में क्या हुआ कि कुछ बेनिफिट आए। जैसे एग्जांपल है कि पहले क्रॉस सेक्टर क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर मैं सर्विस सेक्टर में डील करता हूं तो मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और वाइस वर्सा अगर मैं वैट में डील करता हूं तो मुझे ऑडिट की फीस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अभी क्या होगा, क्रॉस सेक्टोरल क्रेडिट आ गया, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, टैक्स पे टैक्स खत्म हो गया। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ना केवल मेरी कंप्लायंस इजी हो गई, मेरा प्रोसीजरली इजी हो गया, बल्कि मेरी कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो गई। क्योंकि मेरे को बहुत सारे टैक्सेस जो मेरी कॉस्ट में सबस्यूम हो जाते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। तो मैं नेशनली और इंटरनेशनली मोर कम्पिटिटिव हो गया। तो इसलिए जो है वो अगर आप नटशेल में पूछें तो जीएसटी जो है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग्स ही है। बात ये होती है कि जिसको जीएसटी समझ में नहीं आता, नेचुरल है, उसको थोड़ा लगता है कि ये बड़ा टीडियस लॉ है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से पूछा जाए कि पहले जो आप 15 लॉ फॉलो करते थे तब कितना टीडियस था, तो शायद आंसर नहीं होगा। राइट।
एब्सोल्युटली। तो बीच में थोड़ा सा आई थिंक कुछ मेम्स भी बन रहे थे और बहुत मजाक बनाया जा रहा था जब थोड़ा सा चेंजेस हुए थे जीएसटी में, कि हर चीज़ में जीएसटी इम्पोज कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि देखिए क्या होता है कि पहले क्या उन चीजों के ऊपर वीएटी या सर्विस टैक्स या एक्साइज नहीं था क्या? जी। पहले तो ये समझने की बात है, तो हम कहना तो बड़ा आसान होता है जी। दूसरी बात क्या होती है कि हमारा जो लॉ होता है वो एक कंसेप्ट होता है आरएनआर, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट। तो पहले जितना गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी टैक्सेस से, आज की तारीख में वो क्या करती है कि जितनी भी कमोडिटीज और सर्विसेज होती हैं उन सबका टोटल करके उस पर देखती है कि कौन सा रेट लगाए जिससे कि सेम टाइप ऑफ कलेक्शन आ जाए। तो आज अगर हम ये बोले कि जी इस पे पहले ये इस पे भी टैक्स लग गया, उस पे भी टैक्स लग गया, तो शायद पहले भी ऐसा था कि कोई ना कोई टैक्स तो उस पे लग ही रहा था, ठीक है साहब। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है कि भाई इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। तो एसेंशियल आइटम्स पे जैसे मान लीजिए बात करें तो 5% ही टैक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आई डोंट फील कि ऐसा कुछ है। वो सिर्फ होता क्या है कि कुछ लोगों की नाराजगी होती है तो वो अपने हिसाब से उन चीजों को उस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। बात करते हैं एआई की, तो काफ़ी लोग डर भी जाते हैं उसके लिए कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी या रिप्लेस कर देगा एआई। तो ऐसा कुछ इस फील्ड में भी होगा या ये ईज आउट करेगा या देखिए क्या है जी, नेचर ऑफ जॉब बदल जाएंगी। अगर आप ये देखें कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो बैंकों में स्ट्राइक्स हुई थी इस बात को लेके कि एक फियर के लिए कि भाई अगर कंप्यूटर्स आ गए तो बैंक्स में जॉब कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो उनकी लाइफ जो है वो इजी हुई जी। जो रूटीन एंड रिपीटेटिव थिंग्स थी वो कंप्यूटर के पास चली गई और उन लोगों ने जो है वो मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्टिव जॉब वो करने लगे। तो आज क्या बैंकिंग सेक्टर में तरक्की हुई या बैंकिंग सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट आई? तो आज मेरा ये मानना है कि जब कंप्यूटर्स आए थे और आज के वहां पर अगर एम्प्लॉइज 10 थे तो आज वो 100 हो गए अगर उसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि आपका जो है वो काम करने का दायरा बढ़ गया, आपकी रीच बढ़ गई। आप पहले बड़ा सीमित दायरे में काम करते थे, आज आप नेशनली ग्लोबली काम कर पाते हैं। तो इसी तरीके से एआई के आने से आपकी एक सेगमेंट की जॉब जो रूटीन है, रिपीटेटिव है, जिनके अंदर कोई आपको इंटेलिजेंस नहीं लगानी है या जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस या स्केप्टिज्म नहीं लगाना है, तो वो जॉब्स नेचुरल सिस्टम को चली जाएंगी। मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ तो, लेकिन एट द सेम टाइम तो अभी क्या है, आपको पहले आप डेटा पे काम करते हैं, अब आपको इन्फॉर्मेशन पे काम करना होगा क्योंकि डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने का काम एआई कर देगी। So now you will be doing a more value added job as compared to processing of the data. Right. अब आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। पहले हम लोगों के पास एक लेजर्स आते थे, हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते थे और ट्रायल बैलेंस में अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस होता था तो 3 दिन लग जाते थे। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते थे। आजकल क्या हो गया कि अकाउंटिंग पैकेजेस अवेलेबल हैं जहाँ पे बैलेंस, जहाँ पे डिफरेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे सीधी बैलेंस शीट बन के आती है और मैं उसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ। सो जो एक अनप्रोडक्टिव जॉब थी है उसको मैं जो है वो मैंने खत्म कर दिया सिस्टम से और मैंने मोर प्रोडक्टिव जॉब पे काम किया। राइट, ग्रेट। सो आपकी कंपनी में आपके कितने एम्प्लॉइज हैं अभी? अपने पास एक्चुअली में जो हमारी सीए फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो फर्म है, उसमें करीबन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 200 से 300 लोगों की टीम है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो आर्टिकल्स ट्रेनिंग भी होते हैं, जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, पेड एम्प्लॉइज भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है। ओके, सो उनको मैनेज करना, आपका लीडरशिप स्टाइल, कुछ उसके बारे में हाईलाइट कीजिए। देखिए मैं एक्चुअली मैं जो लीडरशिप में बिलीव करता हूँ वो मैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में बिलीव करता हूँ। तो 2 तरह की होती है, एक ऑटोक्रेटिक, एक पार्टिसिपेटिव। और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में आप बहुत सारे डिसीजन उनको आप जो है वो डेलीगेट कर देते हैं, जिम्मेवारियां डेलीगेट कर देते हैं, तो रादर देन आप अपने ऊपर ही सब कुछ रखें। तो मेरी जो काम करने की जो लीडरशिप स्टाइल है वो ऐसे वाला है। तो आई गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द अथॉरिटीज, और वो 70-80% काम जो है वो टीम अपने आप ही कर लेती है। सो आई फील फ्री एंड रिलैक्स्ड कि वो लोग मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग। कि बहुत टाइम पे ये रहता है कि सही मैन पावर मिलना सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। डिपेंड करता है, अगर आप ऑटोक्रेटिक लीडर हैं देयर विल बी अ चैलेंज, अगर आप पार्टिसिपेटिव लीडर हैं तो आपको टीमें अच्छी मिलती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि सामने वाला जो आपके साथ काम कर रहा है उसको भी अगर अथॉरिटी मिलती है, उसको सम्मान मिलता है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, तो फिर वो उसको लगता है कि ये यहीं पे क्यों नहीं। ट्रू, एब्सोल्युटली।
तो अतुल जी, आगे का फ्यूचर प्लान कुछ अपना बताएंगे आगे? नहीं, हम तो लोग जो एजुकेशन वाले, पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, एकेडमिक्स वाले लोग हैं, तो हम लोग तो इसी पे लगे रहते हैं, काम करते हैं जी। तो अभी नेशनली करते हैं, धीरे धीरे करके ग्लोबली शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में प्राइमरीली करते हैं, अब हम पैन इंडिया शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि हम लोग जो है वो एकेडमिक्स एक्सीलेंस पे काम करें। हम इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, अपने जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इवन हम लोग जैसे जुडिशरी में उधर जाते हैं, ट्राइब्यूनल वगैरह जाते हैं, तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हम अपनी नॉलेज, जो भी हमारे रिसर्च वर्क है, हम उससे पूरे इकोसिस्टम के अंदर सपोर्ट करें। तो काफी सारी किताबें लिखते हैं, मटेरियल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर्पस इज जस्ट टू कि हम अपने जो स्किल्ड है हमारी, उससे रिसर्च है, स्किल है, उससे हम ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो वही करते हैं जी हम लोग, और वही हमारा विजन भी है। चलिए, आपसे बात करके रियली बहुत ही इंस्पायरिंग लगा अतुल जी। मतलब बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला हम लोग को, और आई एम श्योर सब लोग को फायदा होगा इससे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज लवली मीटिंग। थैंक यू।